4 टाइम्स लेमडा 2, लेमडा 4 टाइम्स लेमडा 2। इसका मतलब ये हुआ, ध्यान से देखना, एनर्जी 4 टाइम्स है किसका, हीलियम का, तो इसका लेमडा 4 टाइम्स क्या होगा, कम हो, एनर्जी ज्यादा होगा तो लेमडा कम होगा। इसका एनर्जी 4 टाइम्स है ना, तो लेमडा 4 टाइम्स क्या होगा। अब यहां ध्यान दो, इसका जो लेमडा है इसके लेमडा का 4 टाइम्स, ये लेमडा इसके लेमडा के 4 टाइम्स है। ये कौन सा लेमडा है, हीलियम का, तो इसका लेमडा इसके लेमडा का 4 टाइम्स है। समझ में आया क्या। ये अगर एनर्जी 4 टाइम्स है तो दो वर्ड हम बोल सकते हैं कि इसका लेमडा 4 टाइम्स कम होगा या इसका लेमडा 4 टाइम्स ज्यादा होगा। ये सब चीजों पे ध्यान देना है, क्योंकि छोटे छोटे, ये नहीं कि न्यूमेरिकल्स बनाना बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देना है कि न्यूमेरिकल्स में ऑप्शन में ऐसे उलझाएगा। तो ये इसके 4 टाइम्स है, ये लिख लिए क्या, ये समझ में आया क्या। अब जो जल्दी जल्दी आगे आगे नहीं भागना है, इसलिए अलग अलग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, कि आगे बचा हुआ डी ब्रोगली और ये हेजनबर्ग और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और ये श्रोडिंगर वेव, तो उसमें से बहुत सारी चीजें तुम जानते हो, क्वांटम नंबर जानते हो, कॉन्फ़िगरेशन निकालना जानते हो, बाउ प्रिंसिपल, पॉली प्रिंसिपल, ये सब चीज हम जानते हैं। उसमें ग्राफ ड्रॉ करना, श्रोडिंगर के बारे में मेन बताना है, तो वो न्यूमेरिकल बेस ज्यादा नहीं है, वो लॉजिकल बेस हो जाएगा। न्यूमेरिकल्स यही टॉपिक निकालेगा, क्वांटम थ्योरी और बोहर और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, 3 टॉपिक का न्यूमेरिकल्स बहुत बनाना है, ठीक है। जहां हमें ज्यादा न्यूमेरिकल्स बनाने के रिक्वायरमेंट होगा, जहां ज्यादा बनाएंगे, जहां लॉजिकल होगा उसमें हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखेंगे। नहीं तो इसका न्यूमेरिकल्स कल भी आया था, स्पीड ऑफ ईएमआर लिख ही नहीं रहे हो तुम लोग। अगर लेमडा दे दिया तो उसका स्पीड, ईएमआर का स्पीड लाइट के बराबर होता है, उसमें लेमडा निकालने की क्या जरूरत है। नेक्स्ट है 20 नंबर, एनर्जी ऑफ सेकंड बोर ऑर्बिट इतना है, एनर्जी ऑफ दिस सेकंड, ये हो जाएगा ना, इनटू क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। तो इसको फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड ऑर्बिट का एनर्जी -3.441 है, तो हीलियम प्लस का क्या होगा, -3.41 इंटू जेड स्क्वायर। जेड स्क्वायर बोले तो यहां पर 4 हो जाएगा। यही एनर्जी डायरेक्ट लिख देना है, कोई फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका हम जानते हैं, इसका निकालना है, इसमें फॉर्मूला लगाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हैं। हाँ, तो वही हमने पहले से याद करवाया है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन भी रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, डायमीटर कार्बन का दे रखा है और बोला है 10 सेंटीमीटर में कितना होगा। तो ऐसे 10 सेंटीमीटर है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर अपॉन एक का डायमीटर, डायमीटर भी लेना है क्योंकि ये काउंट करना है, तो डायमीटर हो जाएगा 0.15 नैनोमीटर। तो ये है सेंटीमीटर में और ये है नैनोमीटर में, तो इसको बदल दो सेंटीमीटर को नैनो में, या नैनो को बदल दो सेंटीमीटर में, फिर कैलकुलेट कर लो। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट हाइड्रोजन एटम का इतना है, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड ऑर्बिट वुड बी, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी क्या होगा हाइड्रोजन एटम के लिए ना। अब इसमें ये सोचो, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन में क्या बोला है कि आयोनाइजेशन एनर्जी यानी n = 1 से इंफिनिटी में जाने के लिए कितना वैल्यू दिया है, 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जूल। क्या हम नहीं जानते क्या कि 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, पर एटम के लिए दिया है। हम ये भी जानते हैं, और ये वैल्यू किस में दिया है, जूल में दिया है ना। हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में याद करवाए और ये वैल्यू जूल में दिया है। पूछ रहा है क्वेश्चन में, द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस सेकेंड ऑर्बिट, क्या सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी नहीं जानते हम, कितना होता है, इसमें फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है, -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। आंसर किस में पूछ रहा है, जूल में, तो -3.4 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल हमारा आंसर हो गया। इसमें फॉर्मूला की कोई नीड नहीं है, क्योंकि ये याद इसलिए तो हमने किए, हमने याद करवाया और एनर्जी का वैल्यू निकलवाया, वो फॉर्मूला लगा के ही तो एनर्जी का वैल्यू निकलवाया था। तो सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी कितना होगा? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये जूल में मांग रहा है, तो जूल में उसको निकाल के दे देंगे। तो कुछ चीजें जो यहाँ डेटा दे रखा है उसको समझना है कि उसका हमें यूज, हर डेटा का जरूरी नहीं कि इसमें यूज करेंगे। कल भी 2-3 क्वेश्चन था जिसमें डेटा का हम यूज नहीं कर रहे थे, केवल स्पीड ऑफ लाइट से हमें आंसर निकल रहा था। तो यहां पर इसका 2.18 का कोई यूज नहीं है। यूज होगा जब हमें याद नहीं होता, तो यूज करते जब ये चीजें याद नहीं होता। तो अब हमें जब याद है तो डायरेक्ट जूल में बदल लेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑर्बिट, ये तो निकल जाएगा ना। एक का डेटा दिया है, दूसरे का पूछ रहा है, दोनों का रेशियो ले लो, फॉर्मूला लगा के रेशियो ले लेना है। रेशियो ले लगे तो कैलकुलेशन नहीं करना है। मुझे बोलो वेलोसिटी में जेड और एन में रिलेशन बोलो डायरेक्ट। एन और जेड एक ही टर्म के लिए है क्या? तो यहां हो जाएगा 2.19 इंटू 10⁻⁻18 अपॉन एक्स मान लेते हैं, अपॉन एन है ना, n2 अपॉन n1। क्यों? हाँ, जेड बाई एन। तो ऑर्बिट नंबर यहां पर फर्स्ट के लिए, तो यहां फर्स्ट पुट कर दो, यहां हो जाएगा ना। बस यही, क्योंकि बाकी पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल। बाकी पार्ट क्या हुआ? कैंसिल। उसको कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, यही चलेगा। और जेड मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि दोनों एटम हाइड्रोजन के लिए है। तो एक का भी लिखा तो ये ऑर्बिट लिखा, इसका भी लिखा तो ये ऑर्बिट लिखा। अब एक्स निकाल दो, ये अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि बाकी पार्ट क्या हो जाएंगे? कैंसिल। जब जब हम एक डेटा दिया जाएगा और दूसरे डेटा का निकालना होगा तो हमें कैलकुलेशन की कोई नीड नहीं है, डायरेक्ट रेशियो लो और बाकी पार्ट जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वेरिएबल पार्ट है वो बच जाएगा। तो वेरिएबल इसमें जेड भी नहीं था और बाकी जो वेलोसिटी वाला तो वो भी नहीं था, केवल वेरिएबल है ऑर्बिट। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस। अब इसमें फॉर्मूला लगाने की क्या जरूरत है? सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन का कितना होता है? -3.4। हीलियम प्लस का क्या होगा? Z² मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 25, अकॉर्डिंग टू बोर थ्योरी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ये हो जाएगा ना? 25, 26 और 27 देखना। 27 तो क्लास में करवाया था। Which of the following various angular momentum is not permitted? 1.25 कौन सा? 1.25 h/π। बरोबर। क्योंकि वो सर 5/4 h/π सेकेंड जो दिया है h/π दिया है, इसका मतलब क्या हुआ होगा? 2h/, क्योंकि h/2π होता है ना, NH/2π होता है। तो यहाँ पाई दिया, इसका मतलब यहाँ 2 लिया होगा और नीचे 2 होगा, तो यहाँ n का वैल्यू 2 गिर गया, ये चलेगा। और यहाँ लिया है 1.5 h/, क्लास में करवाया था ऐसा क्वेश्चन, इसका मतलब 3h/2π होगा।
इसका मतलब n का वैल्यू 3 गिरा दिया इसने, और यहाँ 0.h/5 लिया, इसका मतलब 0.h/पाई का मतलब हो गया h/2 पाई। की वैल्यू 1 हाँ, तो यहाँ n का वैल्यू 1 आ गया, लेकिन पहला ऑप्शन में 5/2 आता है इनका वैल्यू। हाँ 5/2 आएगा, इसलिए पहला वाला नहीं चलेगा। ऐसा क्वेश्चन क्लास में करवाया था। यस सर। ये समझ में आया? समझ में आया? कैसे कैसे हुआ बोलो? मेन फॉर्मूला में क्या है? NH/2 पाई, लेकिन ये 2 बार बार हटा दे रहा है और 1.5 लिख रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट कर देंगे इसमें, ये 3/2 होना चाहिए। इसका मतलब n का क्या गिरा? n का वैल्यू इंटीजर में होना चाहिए ना। एक्चुअल में यहाँ ये मत सोचना कि ये इंटीजर में नहीं है, ये इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि MVR = क्या होता है? NH/2 पाई। यहाँ 2 को हटा दिया है, कैलकुलेट करके लिखा है। समझ में आया ना? समझ में आया क्या? तो 26 हो जाएगा ना? थर्ड ऑर्बिट और सेकेंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का रेशियो निकालना है, हो जाएगा ना? हो जाएगा ना? अब लेवल 3 निकालो। तो अब लेवल 2 में कितना क्वेश्चन हो गया? लगभग 28-27 हो गया, और 48 तक है, मतलब आधा हो चुका है, आधा से ज्यादा। अब डी ब्रोगली बचा हुआ है, और हेजनबर्ग और क्वांटम मैकेनिक्स। उसमें केवल मेन जो है वो सोजिंगर है, बाकी क्वांटम थ्योरी हम क्वांटम प्लैंक क्वांटम वगैरह हमने पढ़ा है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के बाद कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया? अभी एक साथ पढ़ा रहे हैं ना अभी, आज से स्टार्ट होगा उसका। स्काइट्रोमेट्री। आप क्या सर सीखे? आपको सर उसके बाद वाला देखो क्या होता है। लेवल 3 निकालो। लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट दी वेवलेंथ ऑफ फोटोन हैविंग एनर्जी। वेवलेंथ निकालना है। एनर्जी कितना दे रखा है? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा? Hc अपॉन लेमडा। H का वैल्यू पुट करेंगे 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, और 3 इंटू 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स, डिवाइड बाई लेमडा क्या होगा निकालना है। एनर्जी किस में दे रखा है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल हो गया। ये जूल से जूल गया, सेकंड से सेकंड गया, जो भी लेमडा आएगा वो क्या आएगा? मीटर में आएगा। या दूसरा तरीका क्या है? इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा। तो यहां इसको किस में भर रखते थे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। तो इसको भी निकाल सकते हैं। 5 इक्वल टू 5 ही है ना, 5 इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा। ये लेमडा एंगस्ट्रॉम में आएगा, तो लेमडा इक्वल टू 12400 अपॉन 5, ये हो जाएगा 5 × 10 कितना आएगा? 4 20 2 4
12400 डिवाइड बाई 5, 2480। ये किस में आया? एंगस्ट्रॉम में। आंसर किस में मांग रहा है? सेंटीमीटर में। तो एंगस्ट्रॉम को सेंटीमीटर में बदलना है तो ऐसे भी बना सकते हो, जो तरीका इजी लगे वो बना सकते हैं। ऐसे आएगा मीटर में, मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो बदल जाएगा सेंटीमीटर में। आंसर आ रहा है? तो इस तरीके से बनाना है तो उस तरीके से बना लो, इस तरीके से बनाना है तो इस तरीके से बना लो। ये ट्रिक वाला है 12400, कैलकुलेट करके लिखा गया है, लेकिन यहां पर ध्यान देना होगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और ये एंगस्ट्रॉम है, ये ध्यान देना है आप। नेक्स्ट है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल इतना किलो जूल पर मोल, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइन कैपेबल ब्रेकिंग। ये बनाना है या बना दूं? किसी को डाउट है ये कैसे निकालेंगे? सबसे पहले सिंगल एटम के लिए लेकिन पूछ रहा है। सर इसको तो टोटल जो बॉन्ड एनर्जी छोड़ने के लिए ना, उसे तो एक एटम के लिए उसके कितना होगा वो कैलकुलेट करेंगे और ये इक्वल टू h बाय लैम्डा से उसे इक्वेट करके एक मोल के लिए बताना है ना इसको, कल बताया था क्या? क्वेश्चन नंबर 3, 300 नैनोमीटर एब्जॉर्ब गैस रिमिटेड टू फोटोन। हो गया ना? बताने का मतलब है ना आंसर आना चाहिए उसमें, क्योंकि हमने कैलकुलेशन करके नहीं दिया था। टाइम पीरियड लिखा हुआ है और वेवलेंथ निकालना है। वेलोसिटी टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू वेवलेंथ। टाइम पीरियड का मतलब वैसे ऐसे भी कर सकते हो, लेमडा निकालना है ना, और टाइम पीरियड दे रखा है। तो न्यू इक्वल टू क्या होता है, या न्यू इक्वल टू क्या होता है? सी अपॉन लेमडा। लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 अपॉन न्यू, 1 अपॉन न्यू क्या होता है? 1 अपॉन न्यू टाइम पीरियड होता है। तो लेमडा इक्वल टू, क्योंकि 1 अपॉन न्यू इक्वल टू टाइम पीरियड होता है, या न्यू इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, दोनों में से कोई बोल सकते हो। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लेमडा, फॉर्मूला लगाने की कोई जरूरत नहीं, यही लगा दो हो जाएगा। सी अपॉन न्यू और 1 अपॉन न्यू को टाइम पीरियड बोल देंगे। यहां टाइम पीरियड दिया हुआ है, टाइम पीरियड दिया हुआ है और वेवलेंथ निकालना है। तो टाइम पीरियड किस में दिया है? सेकेंड में। तो यहां पर इसका वैल्यू पुट कर दो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इंटू टाइम पीरियड का वैल्यू पुट कर दो सेकेंड में। सेकेंड से सेकेंड गया, जो भी लेमडा आएगा किस में आएगा? मीटर में। दिया किस में आंसर? मीटर में ही। निकाल के देखो आ रहा है। और ये क्वेश्चन बनाने के बाद अवस्थी से बनाना है। हो गए सर अवस्थी के लेवल 1 और लेवल 2, लेवल 3 नहीं लेवल 3 नहीं किया। अरे लेवल 3 किया पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन, पैराग्राफ और सब्जेक्ट उतने बच गए, बाकी सब कर सर जीआरबी बैग में। ये बन गया क्वेश्चन नंबर 3, 4 है। बन गया।
क्वेश्चन नंबर 5 है 100 वाट का बल्ब, ऐसा क्वेश्चन तुम लोगों को नोटबुक में करवाया था। किसमें? अच्छा, हो जाएगा ना ये। नंबर ऑफ फोटोन 100 वाट से इसको एनर्जी में बदल के डिवाइड मार देना। क्वेश्चन नंबर 6 से नियॉन इमिटेड 660 नैनोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल बाय रेडिएशन इन 30 सेकेंड, तो कॉल वाला इक्वेशन है। अब ये नैनोमीटर से हमें क्या लेना देना है? EMR का स्पीड कितना होता है? स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, तो उतना मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में उतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो 30 सेकंड में कितना होगा? इंटू 30 कर दो, क्योंकि स्पीड का लाइट होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब 1 सेकंड में इतना मीटर ट्रेवल करता है, तो 30 सेकंड में कितना होगा? तो इंटू 30। हो जाएगा ना? तो आगे क्वेश्चन बनाओ, तब तक क्वेश्चन नंबर 9 बताऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 9 छोड़ दो, उसको मैं बता रहा हूं 8 से लेके यहां तक। क्वेश्चन नंबर 8 से लेके 9 छोड़ना, अभी 8 से लेके पूरा खत्म ही है क्या? बोहर मॉडल 30, 31, 32, 33 तक बनाना है। यानी लेवल 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 33 ये एक एक क्वेश्चन होना चाहिए। तो अभी से बनाना स्टार्ट कर दो, जिसका ऐसे नॉर्मली डाउट है वो डाउट मैं ले रहा हूं। In a simple excited hydrogen, calculate make transition into immediate style quantum work function इतना। Calculate the wavelength associated with ejected maximum kinetic energy। हाइड्रोजन एटम के लिए है ना? डेल्टा ई कितना आएगा? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना एनर्जी इसको दिया गया? वर्क फंक्शन है 4.2 है। काइनेटिक एनर्जी फिर 6 हो जाएगा 6 हो जाएगा। पर एटम। इसका SC अपॉन लेमडा क्या? 12,400 अपॉन लेमडा। लेमडा किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में सर आ नहीं रहा। 12400 बाय 6 किया, बहुत बड़ा वैल्यू आता है। टू 2066 समथिंग आता है। आंसर किस में दिया है? सब्जेक्टिव का 13, सब्जेक्टिव 13 का सिर्फ 5 दिया है। इसी का देख रहे हो ना? हाँ, सब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स 13th। कैसे बनाया है? पता ही नहीं चल रहा, क्योंकि यहाँ गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। डायरेक्ट
फॉर्मूला ही है, कुछ ये भी नहीं है। वहाँ जो काइनेटिक एनर्जी है Q इंटू V से निकालना है, और इसका आगे पढ़ाएंगे। Q इंटू V रूट अंडर उस फॉर्मूले से भी तो सेम आना चाहिए था ना। हाँ, क्योंकि वेवलेंथ कहाँ बदलेगा? वोल्ट से नीचे ही है। इससे निकाला है। वोल्ट का क्या संबंध है? ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट सर एनर्जी है, ये वोल्टेज का है। तो ठीक है, ऐसे निकाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे भी तो आंसर आना चाहिए। हाँ, क्योंकि लैम्बडा सेम ही है। बहुत मेजर डिफरेंस है ये 2000 या 5। तो निकाल लो, ऐसे क्या करना। यार डाउट है? चलो एनर्जी वाट में दिया रहता है तो किस में आता है, मतलब एनर्जी जूल सेकंड में। प्लैंक कांस्टेंट दिया है, वेलोसिटी दिया है। व्हाट इज द क्लोजेस्ट वेवलेंथ इन मीटर क्वांटम फ्रीक्वेंसी, इतना है। तो इसको वेवलेंथ निकालना है, तो फॉर्मूला लगा दो। फॉर्मूला क्या लगाएंगे? SC अपन लेमडा। तो हमें क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो E इक्वल टू प्लैंक EH का वैल्यू दिया है और ये लाइट दिया है। क्लोजेस्ट वेवलेंथ ऑफ मीटर इन क्वांटम लाइट विच फ्रीक्वेंसी इतना है, यानी E इक्वल टू H न्यू लगाएंगे, या वो भी नहीं लगाओगे तो ऐसे लगा दो। न्यू इक्वल टू क्या होता है? C अपन लैम्डा। डायरेक्ट लगाओ। न्यू दिया है, अब इस डेटा का हमें कोई यूज नहीं करना है। तो न्यू दिया है, तो न्यू कितना है? C कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा कितना है? सेकेंड इनवर्स है, तो ये सेकेंड से सेकेंड गया। जो भी आंसर आएगा हमारा किस में आएगा? मीटर में आएगा। यहाँ लेमडा मीटर में आएगा। और क्वेश्चन किसमें पूछ रखा है? इन मीटर। तो आंसर डायरेक्ट डिवाइड मार दो, हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, यहाँ 8 है ना, ये 15 है, ये जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -7 आ जाएगा। ये लगभग आंसर आएगा, मतलब बिना कैलकुलेट के बता रहा हूँ, ये आंसर आएगा। ये यहाँ 10⁸ है और यहाँ 15 है, ये ऊपर जाएगा तो -7 आएगा, तो -7 के आसपास यही है ना। दोनों आंसर आएगा ना, क्योंकि देखो सर एक शिफ्ट इधर किया तो 24.7 × 10⁻⁻6, तो 247/10 × 10⁻⁻7। अब यहाँ लगाना है, तो यहाँ लगाना है तो 247 10
और नीचे को और 10 लेना पड़ेगा, तो यहाँ 10 पर -5 -5 हो गया। 247 7 और 247 7 तो ये हो जाएगा 2.47 × 10⁻⁵ हाँ दोनों आ रहा फिर। दोनों आएगा ना। कल लेवल 3 बना के लाना सब। सर जैसा जैसा इलेक्ट्रॉन का स्पीड बढ़ता है वैसा उसका मास बढ़ता है, करेक्ट? हाँ करेक्ट। हाँ सर, पर मास तो मतलब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उसका मास कैसे बढ़ेगा सर? ये जो तुम कंजर्वेशन लगा रहे हो वो क्लासिकल फिजिक्स है, ये क्लासिकल फिजिक्स का है। और अगर कंजर्व भी करना है तो अगर मास बढ़ा तो उसका वेलोसिटी कम हो जाएगा। मतलब आप मोमेंटम कंजर्व कर रहे हो। और मोमेंटम भी अगर कंजर्व करोगे, अगर मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगा। हाँ क्योंकि क्या होगा, अगर मोमेंटम कंजर्व करोगे तो दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आना चाहिए, तो मास बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होना चाहिए। पर ठीक है, हम ऐसा भी समझते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स वगैरह वो सब अभी छोटे पार्टिकल्स को अप्लाई नहीं होता। हाँ। तो फिर सर मुझे एक बात बताइए, अगर इलेक्ट्रॉन का अगर मास अगर वो जैसे घूमता रहता है तो अगर वो बढ़ता रहता है, करेक्ट, जितनी ज्यादा स्पीड होगी, तो फिर हमने सर जो इलेक्ट्रॉन की जो रेस्ट की मास की वैल्यू 9.1 × 10⁻³ वो मेजर कैसे किया सर? वो तो उसने क्योंकि सर अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हुआ तो एटम अनस्टेबल होगा ना। हाँ कल बात कर लंच।